नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने लेक्चर के माध्यम से समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर मैंने पढ़ा रहा था, जिसमें 3 लेक्चर मैंने दे चुका हूं। आज चौथा लेक्चर है और आज पूरा प्रयास करूंगा खत्म करने का। तो उसमें हम पढ़े थे कि रसिया में किस प्रकार रूसी क्रांति होती है और रूसी क्रांति के कारण पूरे रसिया को कैसे बर्बाद कर देता है वहां की निरंकुश राजाओं ने। तो उसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे कि रसिया में रूसी क्रांति का प्रभाव कैसा रहा और पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव कैसा रहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो पिछले हम क्लास में पढ़े थे कि रूसी क्रांति को 2 भागों में बांटकर पढ़े थे। एक 1905 की क्रांति पढ़े थे, एक 1905 की क्रांति और एक 1917 की क्रांति पढ़े थे। 1905 की क्रांति में हम पढ़े थे 1905 की क्रांति में पढ़े थे रूस और जापान में कि रसिया इतना बड़ा होकर भी, रूस दुनिया के सबसे बड़ा देश होकर भी छोटा देश जापान से हार जाता है और वही रूसी और जापानी युद्ध के कारण रूस में बहुत बड़ा आंदोलन उभर कर आता है, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रूस में क्रांति का क्या कारण है। क्रांति का कारण पढ़ेंगे। क्रांति का कारण में पहला पढ़ेंगे जार की निरंकुशता। अब समझेंगे कि जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। पहला क्वेश्चन बनेगा रूस का सम्राट। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा रूस का सम्राट। दूसरा था रूस में किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण की समस्या पढ़ेंगे। इसके बाद रूस जापान युद्ध। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद बोल्शेविक क्रांति। इसके बाद पढ़ेंगे हम बोल्शेविक क्रांति में लेनिन का प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति में ट्रोट्स्की का प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति में स्टालिन का प्रभाव। ये जितने टॉपिक है मैंने लिखा है वो सभी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। पहला है कि रूसी क्रांति को 2 भागों में हम बांटकर पढ़े थे। 1905 की क्रांति, 1917 की क्रांति। रूस में क्रांति के क्या कारण था वो हम देखे थे। इसके बाद पहला कारण देखे थे जार की निरंकुशता। जार मतलब होता है सम्राट। रूस में किसानों की दयनीय स्थिति, किसान पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। आगे है औद्योगिकीकरण की समस्या। आगे है रूस जापान का युद्ध 1905 में, जिसमें रसिया बुरी तरह से हारा जाता है। छोटा सा देश से हार जाता है, मंचूरियन जगह के लिए और कोरियन जगह के लिए। प्रथम विश्व पढ़ेंगे 1914 में किस प्रकार प्रथम विश्व में सबसे अधिक रसिया की सेना मरता है। 10 लाख से अधिक
रसिया की सेना मरता है। और इस रूसे के कारण, इस रसियन के कारण जो है ना प्रथम विश्व युद्ध होता है और पूरा दुनिया में लगभग 1,10,00,000 लोग मारा जाता है प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें टोटल 37 देश, हम कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा पढ़े भी थे। बोल्शेविक क्रांति किस प्रकार, बोल्शेविक क्रांति 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद फरवरी 1917 की क्रांति और अक्टूबर 1917 की क्रांति। और यही क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के कारण ही रसिया में कुछ सुधार होता है। रसिया में साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा प्रकट होता है। और इसी बोल्शेविक क्रांति के कारण रसिया यूएसएसआर, पहले रसिया को यूएसएसआर कहा जाता था और यही यूएसएसआर 15 देशों में टूट जाता है। मतलब यूएसएसआर विघटन हो जाता है 1991 में जाकर, 1991 में जाकर। बोल्शेविक क्रांति में लेनिन का क्या प्रभाव रहा है। इसमें बोल्शेविक क्रांति मैंने शुरू कर दिया था, प्रथम विश्व मैंने खत्म कर दिया था। बोल्शेविक क्रांति में ट्रोट्स्की का प्रभाव देखेंगे कि लेनिन, ट्रोट्स्की और स्टालिन किस प्रकार रसिया को आजाद करवाता है, निरंकुश राजाओं से, घोर प्रतिक्रियावादी राजाओं से किस प्रकार मुक्त करवाता है। इसके बाद आज इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बोल्शेविक क्रांति में स्टालिन का प्रभाव, और आगे पढ़ेंगे लेनिन द्वारा लाया गया एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, मतलब नई आर्थिक नीति के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि नई आर्थिक नीति रसिया में क्यों लाया जाता है लेनिन द्वारा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन पढ़ेंगे 1991 में। और ये सोवियत संघ के विघटन के कारण 15 गो देश रूस में बढ़ जाता है। रूस जो है ना अकेले पहले रूस था, यह 15 देशों में रसिया टूट जाता है। 15 देशों में टूट जाता है। कौन कौन देश है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए कि जो सोवियत संघ का विघटन होता है तो ये सब जो जितना था ना, आपको ये सब दिखाई दे रहा है कि जितना है सब पहले यूएसएसआर ही था, पहले सब ये रसिया ही था। लेकिन जब बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है, समाजवादी विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए रसिया में 15 गो देश में टूट जाता है रसिया। इसमें से अगर देखा जाए तो पहला है किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्किस्तान है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, गार्जिया है, नॉर्थ क्रॉसियस है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, लातविया है, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, बेलारूस है और रूस है। ये 15 को देश में रसिया टूट जाता है। और टूटने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़ा, ये लाल रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये जितना रेड का इलाका नजर आ रहा है, ये सब रूस का ही भाग है, ये अभी रूस का है। लेकिन टूटने से पहले ये सभी रूसे था, टूटने से पहले ये सब रूस था। इसको देखिए मैप को थोड़ा। पहला है किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, अजरबैजान है, तुर्किस्तान है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, गार्जिया है, मोल्डोवा है, यूक्रेन है। अभी जो लड़ाई चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, यहाँ काला सागर है और काला सागर के क्षेत्र में यहाँ जो है ना खनिज तेल, जो है ना खनिज भंडार ज्यादा उपलब्ध है। रसिया चाहता है कि जो यूक्रेन के क्षेत्रों में जो खनिज भंडार पड़ा हुआ वो मेरे क्षेत्र में आ जाए। इसीलिए जो है ना, और यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाए, और रसिया चाहता है कि अगर नाटो में शामिल हो गया यूक्रेन तो यूक्रेन के पावर, बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा। यूक्रेन 32 देशों के संघ बन जाएगा, और 32 देशों के संघ बनेगा तो यहाँ पे यूक्रेन जो है ना मेरे साथ मिलकर जो है ना ये हम पे दबाव बना सकता है। रसिया चाहता है कि इसीलिए रसिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देता है। अब कहिएगा सर नाटो क्या है, तो कहिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में 32 देशों के सेना का समूह है। मतलब 32 गो ऐसा देश है जो सेना का संगठन बनाया है। अगर 32 गो देश मिलकर किसी भी आक्रमण देश पे, किसी भी विपक्षी देश पे आक्रमण करता है तो ये 32 गो देश अकेले इसको मिलकर मारेगा। मतलब यहाँ जब ये नाटो में यूक्रेन शामिल हुआ
तो रसिया यूक्रेन के पास 32 गो देश के पावर शक्ति मिल जाएगा। अब 32 को देश मिलकर इस पे रसिया पे आक्रमण करेगा, जिसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, ये सब मिलकर किस पे आक्रमण करेगा? रसिया पे। तो यही चाहता है कि रूस जो चाहता है कि यूक्रेन जो है ना नाटो में शामिल ना हो। सबसे बड़ा रीजन यही है कि रूस चाहता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो हमारा जो है ना, हमारा प्रभाव जो है ना, हमारा प्रभाव हमारा उत्तरी पूर्वी एशिया में, ये उत्तरी पूर्वी एशिया में पड़ता है, हमारा प्रभाव उत्तरी पूर्वी एशिया में कम हो जाएगा, मेरा वर्चस्व कम हो जाएगा, और यहाँ यूक्रेन अपना जो है ना सैन्य अड्डा, अमेरिका यहाँ पर आके सैन्य अड्डा बना सकता है और अमेरिका यहाँ आकर हम पे दबाव बना सकता है। तो सबसे बड़ा ये रीजन है। आगे अगर देखा जाए तो किस प्रकार, देखिए किस प्रकार ये सब रूस का ही भाग था, रूस का ही भाग था, और सब ये सब टूट कर 15 देशों में बढ़ जाता है, 15 देशों में बढ़ता है। तो चलिए हम थोड़ा आगे क्लास के देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति 1917 में संपन्न होती है, लेनिन द्वारा करता है। बोल्शेविक क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करता है लेनिन। कौन करता है? लेनिन करता है। अभी जो आपको देख रहे हैं मैप में, ये लेनिन चाचा है, ये लेनिन चाचा है, और यही जो है ना रूस में भगवान के रूप में जन्म लेता है, रूस में भगवान के रूप में प्रकट होकर पूरा रसिया का नक्शा बदल देता है, यही है लेनिन। अब देखिए व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनका योगदान इस प्रकार है। इनका योगदान की बात किया जाए तो रसिया के क्षेत्रों में किसानों का जो स्थिति गड़बड़ा रहा था, किसानों की जो स्थिति दयनीय हो रहा था, उस स्थिति को लोगों में जागरूक करने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए वहां के लोगों को इकट्ठा करता है, एकजुट करता है, और सड़क पर रोटी दो के मांगे का नारा लगाकर सरकार को झुकाना चाहता है। कौन कह रहा है? कि लेनिन कह रहा है कि भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार का हनन हो रहा है, तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट है वो मांगो। तुम जो काम कर रहे हो 18 घंटा, जो समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा, वो मांगो, तुम्हारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तुमको जो वोट गिराने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सरकार के राजशाही है। सरकार को झुकाओ, सड़क पे आओ, रोटी दो के मांग के नारा लगाओ और सरकार को झुका के यहाँ से भगाओ। किसका कहनाम है? ये लेनिन का कहनाम है। तो चलिए लेनिन के विचारधारा को थोड़ा समझते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व करता है, मतलब बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व करता है। बोल्शेविक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उदारवादी विचारधाराओं की पार्टी है। उदारवादी विचारधारा मतलब होता है जिसका विचार उदार है, जो अनुनय विनय की नीति करता है, जो हाथ जोड़ के स्मरण करता है, जो 3P पॉलिसी का नीति लागू करता है, प्रोटेस्ट करता है हाथ जोड़कर, आसना करता है हाथ जोड़कर, इसके बाद पत्र लिखकर आवेदन देता है कि मेरा काम करवाइए, हमें अधिकार दीजिए। 3P पॉलिसी मतलब अनुनय विनय की नीति। अनुनय विनय की नीति का मतलब होता है कि हाथ जोड़कर आग्रह करके जो है ना सरकार से अपना अधिकार मांगना। तो अनुनय विनय की नीति के अनुसार जो है ना लेनिन चलता है। अब कह रहा है लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेता थे, इसने रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को रूसी परिस्थितियों के अनुसार ढाला और मजबूत अनुशासित पार्टी बनाई। मतलब रसिया में रूस के सरकार को झुकाने के लिए, रसिया के जनताओं को, आम पब्लिक को अधिकार दिलाने के लिए एक मार्क्सवादी पार्टी बनाती है, और उस पार्टी के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखना चाहते। कौन भैया? लेनिन। आगे अगर देखा जाए तो अक्टूबर की क्रांति हम पढ़े किए थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक अक्टूबर 1917 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अस्थायी सरकार को उखाड़ दिया। जो अस्थायी सरकार था जार निकोलस द्वितीय, यह अस्थायी सरकार था, और उखाड़ कर जार निकोलस द्वितीय है ना जो ना भाग जाता है, मतलब रूस छोड़ के भाग कर स्विट्जरलैंड भाग जाता है। स्विट्जरलैंड भाग जाता है और वहां निवास करने लगता है, और दुनिया का पहला साम्यवादी राज का स्थापित करता है। अब साम्यवादी के बारे में कई बार आप बता चुके हैं। साम्यवादी विचारधारा वैसी विचारधारा है जो समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाता है, ऐसे विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। और लेनिन चाहता था कि पूरे रसिया में ही नहीं पूरे दुनिया में साम्यवादी विचारधारा प्रकट हो।
मतलब जहां जहां अच्छे समाज का निर्माण करना है, समाज को डेवलप करना है, उस समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार देना चाहिए। यही विचारधारा किसका था? कार्ल मार्क्स का भी यही विचारधारा था। और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर लेनिन ने साम्यवादी विचारधारा को रसिया में फैलाना चाहता है। रसिया के लोगों में जागरूक करना चाहता है कि भाई सब समान है, रसिया में कोई उच्च वर्ग नहीं है, कोई निम्न वर्ग नहीं है, सब इक्वलिटी है, सब इक्वल है। ये किसका कहावत है भैया? किसका कहावत है? ये लेनिन का कहावत है। आगे कह रहा है, इन्होंने लेनिन ने 3 नारा दिया है लोगों में। रसिया के लोगों में, रसिया में इन्होंने 3 नारा दिया है अपना अधिकार मांगने के लिए। पहला नारा दिया है शांति चुनो। क्या दिया? पहला शांति, पीस। दूसरा का लैंड, भूमि देखो। तीसरा का रोटी का नारा दो। मतलब शांति, भूमि और रोटी। शांति चाहिए हमें, और रहने के लिए घर, रहने के लिए निवास वाली भूमि चाहिए। इसके बाद जीवन के लिए, पेट भरने के लिए रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। लेनिन ने शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया, जिसने किसानों और मजदूरों को आकर्षित किया। किसान इससे ज्यादा प्रभावित हुआ कि भाई सही में हमारे रसिया के क्षेत्र में शांति व्यवस्था लाना चाहता है। इसके बाद जो है ना, भूमि चाहिए हमें रहने के लिए, खेती करने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए रोटी चाहिए। क्या चाहिए? हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, जमीन चाहिए और शांति चाहिए। इससे हम अपना जीवन जी लेंगे। इसके बाद इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से रूस को बाहर निकाला। हाँ, आप देखिए, हम आपको कल के क्लास में प्रथम वर्ल्ड वार के बारे में बताए होंगे। वर्ल्ड वार के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करते हैं, चलिए थोड़ा हम चर्चा करके देखते हैं वर्ल्ड वार में। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं तो एक देश है ऑस्ट्रिया, और एक देश है सर्बिया। थोड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ पे अगर गौर से नहीं समझिएगा तो पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार था। और इसकी पत्नी, इसकी वाइफ, ये दोनों जाता है सर्बिया के क्षेत्रों में घूमने जाता है। मतलब टूर पे जाता है सर्बिया के क्षेत्रों में। उस समय सर्बिया प्राकृतिक स्थल के लिए माना जाता था कि यहाँ प्राकृतिक स्थल बहुत ही अच्छा है, दर्शनीय है। तो इन्होंने, बहुत ही आसान है, यहाँ पे समझिए, फ्रांसीसी फर्डिनेंड की सर्बिया में 28 जुलाई को हत्या हो जाता है। 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के आतंकवादी लोग इसे हत्या कर देता है। और यहाँ के राजा, यहाँ के सम्राट ने घोषणा करता है कि मेरे राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई है, तुम्हें हम 1 महीना का समय देते हैं, मतलब 28 जून तक समय देते हैं। तुम रिपोर्ट सौंपो, तुम रिपोर्ट जांच करवा और रिपोर्ट मुझे दो। कौन करा? ऑस्ट्रिया करा। किसे करा? सर्बिया को करा। जब 1 महीना पूर्ण जाता है, सर्बिया इस बात को नोटिस नहीं करता है, सर्बिया इस बात को हल्का में ले लेता है और सर्बिया इस पे जांच नहीं कराता है। और जब 1 महीना पूरता है तो ऑस्ट्रिया नोटिफिकेशन निकालता है, और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑस्ट्रिया ने घोषणा करता है कि हम सर्बिया से युद्ध करेंगे, अब सर्बिया को छोड़ेंगे। कौन कह रहा है भैया? ऑस्ट्रिया कह रहा है कि अब तो हम सर्बिया को छोड़ेंगे नहीं। अब तो कह रहा है कि हम सर्बिया को छोड़ेंगे नहीं। तो इधर रूस जो है ना, इस असली के रसिया हर युद्ध में शामिल हो जाता है। कि रसिया के कौन समझावे? इस रसिया के, इस पगलाहवा के कौन समझावे? इस रसियन को कौन समझावे? रसियन हर युद्ध में शामिल हो जाता है भाई। जहां जहां युद्ध होगा वहां वहां शामिल। इतना एटीट्यूड है, इसको नहीं लगता कि सबसे बड़ा जो है ना शक्तिशाली हम ही हैं। ज्यादा तिस्मार खंड समझता है अपने आप को रसिया। ये जो रसियन है, ये रसियन चला जाता है सर्बिया को बचाने, चला जाता है। कह रहा है ऑस्ट्रिया को, इसको कहता है कि भाई अगर सर्बिया पे हमला हुआ तो भैया ऑस्ट्रिया तुमको छोड़ेंगे नहीं।
अब इस युद्ध था ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में। अब इस युद्ध में एंट्री मारा कौन? रसिया मार दिया भैया। रसिया हर जगह एंट्री मारता है। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उसमें भी रसिया इंडिया का साथ दिया था। हमारे लिए रसिया ठीक है, लेकिन दुनिया के लिए खतरनाक बनते जा रहा है रसिया। तो यहां अगर देखा जाए, अभी ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा था संघर्ष, उसमें भी जो है ना रसिया चला गया था। रसिया ईरान के साथ देने चला गया था। इधर इधर जो है ना इजराइल के पक्ष में अमेरिका आ जाता है। मतलब जहां अमेरिका मारेगा ना एंट्री, वहां अमेरिका के विपक्षी में खड़ा हो जाता है रसिया। ये बात आप गौर कीजिएगा। अब मान लीजिए चीन और अमेरिका के बीच में दुश्मनी चलता है ना, अगर चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो समझ जाइए रसिया चीन के ही साथ देगा, क्योंकि रसिया चाहता है अमेरिका का पूरा दुनिया में वर्चस्व न रहे, और अमेरिका चाहता है कि रसिया का दुनिया में वर्चस्व न रहे। दोनों में एगो की लड़ाई है। रसिया चाहता है कि अमेरिका को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और अमेरिका चाहता है कि हम रसिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए दोनों हमेशा कभी एक प्लेटफॉर्म पे कभी साथ नहीं आया, रसिया और अमेरिका। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, कभी नहीं आया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है। और जो संगठन रसिया जो संगठन अमेरिका बनाता है ना, उसका विपक्षी में रसिया बना लेता है। तो ये कहानी है। चलिए थोड़ा अगर देखा जाए, लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे। इन्होंने रसिया के जनता में 3 नारा देता है। शांति चाहिए, और हमें भूमि चाहिए, हमें रोटी चाहिए। शांति हमें रूस में चाहिए, हमें कोई किसी से विवाद लफड़ा नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कि हमें भूमि चाहिए रहने के लिए और खेती करने के लिए। तीसरा का चाहिए अगर भूमि मिल गया, शांति भूमि मिल गया, तो हम अन्न को कहीं ना कहीं उपजा लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे, पेट भर लेंगे। कौन कह रहा? लेनिन कह रहा है। लेनिन ने वहां की जनता को प्रभावित कर रहा है। सोवियत संघ की स्थापना, लेनिन ने 1922 में सोवियत संघ की स्थापना की, जो एक समाजवादी राज्य था। इन्होंने एक नई आर्थिक नीति लागू की इन्होंने, जिसने कुछ हद तक बाजार व्यवस्था को बहाल किया। इन्होंने रसिया के क्षेत्रों में रसिया को आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एनईपी आता है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। यह लाता है 1921 में, और रसिया में रसिया के हालात को, रसिया के आर्थिक दृष्टि को सही करने का विचार करता है। किस नीति के तहत? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आगे है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रकार। मार्क्सवादी मतलब जो कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा था, जो वैज्ञानिक विचारधारा था, उस विचारधारा को लेनिन ने रसिया के क्षेत्रों में क्या करना चाहता था? प्रचार प्रसार करना चाहता था। लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने की मदद की। उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में क्रांति को बढ़ाना था। दुनिया भर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में क्रांति को क्या करना है भैया? बढ़ावा देना। लेनिन एकमात्र उद्देश्य था। लेनिन कह रहा है रसिया के लोगों में कि भाई अगर निरंकुश राजा से तुम्हें मुक्त चाहिए तो तुम्हें सड़क पे आना होगा और अपना हक मांगकर वहां एक अच्छे साम्यवादी विचारधारा संगठन बनाना होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण करना होगा, और मार्क्सवादी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाना होगा, और तुम्हें शांति, भूमि और रोटी का तुम्हें सरकार से रोटी मांगना चाहिए, शांति भूमि मांगना चाहिए, ताकि तुम एक अच्छे जीवन जी सके, तुम्हारा जीवन स्तर बढ़िया हो सके। आगे अगर देखा जाए, आगे है लियोन टोटोस्की। अब आता है इसी का साथ देने रसिया में, रूस में साथ देने आता है लियोन टोटोस्की आता है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार है। 1905 की क्रांति में भूमिका भी निभाता है। टोटोस्की ने 1905 की रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत के अध्यक्ष के रूप में थे। सेंट पीटर्सबर्ग के जो अध्यक्ष के रूप में कौन थे? यही टोटोस्की ही थे। अक्टूबर क्रांति 1917 में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अक्टूबर क्रांति में टोटोस्की लेनिन के साथ मिलकर ब्लोशेविक के सत्ता पर कब्जे के सक्रिय रूप से शामिल थे। इन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत की सैन्य क्रांति समिति का गठन भी किया था।
इन्होंने ब्लोशवी क्रांति में लेनिन को सहायता भी किया। आगे कह रहा है लाल सेना का गठन, ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया और रूसी गृह युद्ध कह रहा है, रूसी गृह युद्ध रशियन सिविल वॉर, मतलब रसिया के लोगों में वॉर करवाता है, के दौरान इसका नेतृत्व किया। इन्होंने ब्लोशवी को गृह युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन, रेड आर्मी का गठन किसने किया? क्वेश्चन पूछेगा कि रेड आर्मी का गठन की अगर बात किया तो कहिएगा ट्रोट्स्की ने रेड आर्मी का गठन करता है, लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की करता है। इन्होंने रसिया के क्षेत्रों में, रसिया में जो विवाद चल रहा था उसमें कई देश जो है ना आंतरिक हस्तक्षेप किया। जैसे में ब्रिटेन जो है ना आंतरिक हस्तक्षेप करता है, रसिया के अंदर में लोगों को फुटकाना चाहता है, लोगों को विभाजन करना चाहता था। इन्होंने ट्रोट्स्की ने क्या करता है कि रसिया में आंतरिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक सेना बनाती है, इसका नाम है चेका। क्या नाम है? चेका। चेका एक प्रकार का गुप्त पुलिस संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था। चेका एक प्रकार का गुप्त पुलिस संगठन था जो छापा मारता था और शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लेता था। और ऐसे गुप्त पुलिस संगठन के माध्यम से लेनिन ने और ट्रोट्स्की ने रूस के आंतरिक व्यवस्था में जो मतभेद हो रहा था उसको रोकने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा चेका क्या है? तो चेका कहिएगा एक प्रकार के गुप्त पुलिस संगठन था जो गुप्त रूप से छापा मारता था और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था। क्वेश्चन पूछेगा लाल सेना का गठन किसने किया? था कहिएगा ट्रोट्स्की ने किया। स्थायी क्रांति का सिद्धांत, ट्रोट्स्की ने स्थायी क्रांति परमानेंट रिवॉल्यूशन का सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार रूस में समाजवादी क्रांति को अन्य देशों में भी फैलाना चाहता था। वही बात बोल रहे हैं। इन्होंने रूस के आसपास के जो क्षेत्र था उन सभी क्षेत्रों में जो है ना समाजवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था लेनिन और ट्रोट्स्की। इसके बाद लेखक और विचारक, ट्रोट्स्की एक प्रभावी लेखक और विचारक भी थे। इन्होंने रूसी क्रांति और मार्क्सवादी पर कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है वार एंड पीस, मतलब युद्ध और शांति। क्वेश्चन पूछेगा युद्ध और शांति नामक पुस्तक का लेखक कौन किया है? तो कहिएगा कि ट्रोट्स्की ने ही किया है। इसका एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है, वार एंड पीस। कहिएगा वार एंड पीस किसकी लेखक है? तो कहिएगा ट्रोट्स्की का ही लेखक है। ट्रोट्स्की के विचार और लेनिन के बाद सत्ता संघर्ष में इनकी भूमिका के कारण उन्होंने बाद में स्टालिन द्वारा देश के निकाल दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ट्रोट्स्की के विचार और लेनिन के विचार के बाद सत्ता संघर्ष में इनकी भूमिका के कारण उन्होंने बादों में स्टालिन द्वारा देश से निकाल दिया गया और उनकी हत्या कर दी। अब इनकी हत्या कर दिया जाता है। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो जाता है। 1924 में लेनिन का क्या होता है? लेनिन का मृत्यु हो जाता है और इसके बाद रूस का जो संघर्ष है वह स्टालिन के हाथों में चला जाता है। अब देखेंगे स्टालिन का योगदान। अब देखेंगे नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1921 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा शुरू की गई थी। यह नीति रूसी गृह युद्ध के बाद सोवियत अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे स्थिति करने के उद्देश्य में लाई गई थी। एनईपी के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार थे। पहले बता चुके हैं कि लेनिन ने रसिया के आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना लेकर आती है, एक नीति लेकर आती है। इस नीति को कहते हैं एनईपी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कहते हैं। इसकी कई उद्देश्य था। पहला उद्देश्य कृषि में बदलाव करना है, कृषि को वैज्ञानिक तरीका से खेती करना है। किसानों को अपना अधिशेष अनाज खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी।
गई, जिसे उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। पहले गृह युद्ध के दौरान सरकार जबरन अनाज ले लेती थी। गृह युद्ध के बाद सरकार जबरन अनाज, जबरदस्ती अनाज ले लिया था। लेकिन जब नई आर्थिक नीति आता है तो कृषि में बदलाव लाती है। किसानों को फुल आजादी दिया जाता है खेती करने के लिए, बाजार में लाने के लिए, बेचने के लिए। दूसरा है छोटे उद्योगों का निजीकरण कर दिया जाता है। छोटे उद्योग को निजी हाथों में वापस सौंप दिया गया, जिससे निजी व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिले और रसिया का अर्थव्यवस्था में विस्तार। विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन, विदेशी कंपनियों को रूस में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और जिससे देश में पूंजी और तकनीक आ सके और रूस का विकास हो सके। आगे है राज्य का नियंत्रण। जबकि कुछ क्षेत्रों में निजीकरण की अनुमति दी गई, राज्य में बड़े उद्योगों, बैंकों और विदेश व्यापार को अपना नियंत्रण बनाए रखा। मतलब जो सरकारी जो संगठन था उसको सरकार के ही नियंत्रण में बनाए रखा। एनईपी ने सोवियत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की और उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि कुछ बोल्शेविक ने इसे समाजवाद में पीछे हटना माना, और 1920 के दशक में अंत में जोसेफ स्टालिन ने एनईपी को समाप्त कर दिया और केंद्रीकृत योजना और सामूहिक कृषि की नीति लाई। अब का भाई लेनिन जाएगा तो एनईपी को समाप्त करेगा, और स्टालिन लेकर नई योजना लेकर आता है सामूहिक कृषि, कलेक्टिवाइज्ड एग्रीकल्चर लेकर आता है, केंद्रीयकृत योजना लेकर आता है, और सामूहिक कृषि योजना लेकर आता है स्टालिन। अब स्टालिन के बारे में समझते हैं। जोसेफ स्टालिन का सोवियत संघ और विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। उनको योगदान को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से देखा जा सकता है। सकारात्मक योगदान क्या कर रहा है? सकारात्मक योगदान में स्टालिन रसिया के लिए क्या काम करता है? औद्योगिकीकरण, मतलब उद्योग को बढ़ावा देता है। स्टालिन ने सोवियत संघ में तेजी से औद्योगिकीकरण की नीति लागू की। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारी उद्योग और ऊर्जा उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। जिससे सोवियत संघ एक कृषि प्रधान देश औद्योगिक शक्ति बन गया। उस प्रकार रसिया में 1861 से पहले कृषि क्षेत्रों में बहुत दयनीय स्थिति था। रसिया में दास कृषि प्रथा था। 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय आता है। अलेक्जेंडर द्वितीय आता है और दास कृषि प्रथा को अंत कर देता है। दास कृषि प्रथा को अंत कर देता है और किसानों को आजादी दी जाती है खेती करने के लिए। किसानों को जो जबरन फसल ले लिया जाता था उसको छूट दे दिया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध, स्टालिन ने रसिया में 5 ईयर प्लान लेकर आता है। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है भैया कि पंचवर्षीय योजना, 5 सालों की योजना लेकर आता है रसिया को विकास करने के लिए एक टारगेट के माध्यम से। स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत संघ का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी को हराया, जो यूरोप के फांसीवाद से मुक्त करने में महत्वपूर्ण था। दूसरा विश्व युद्ध में इनका बड़ा योगदान रहा है। आगे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का विकास। स्टालिन के शासन में शिक्षा स्वास्थ्य सेवा का विचार हुआ और साक्षरता दर में वृद्धि और चिकित्सा सुविधाएं अधिक लोगों तक पहुंचने लगी। उन्होंने अच्छा खासा व्यवस्था भी शुरू किया रसिया में। नकारात्मक योगदान भी इन्होंने शुरू किया है। दमन और उत्पीड़न। स्टालिन ने अपने शासनकाल में लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कैदी कर लिया और मार डाला। कौन? स्टालिन। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों, बुद्धिजीवियों और किसानों को निशाना बनाया। ग्रेट पर्च के दौरान हजारों निर्दोष को मारा गया स्टालिन के ही शासनकाल में। एक नकारात्मक योगदान था इसका। दूसरा है सामूहिक कृषि। स्टालिन ने किसानों को जमीनों का जबरन सामूहिकरण किया। मतलब जो किसान का जो भूमि था उसको जबरन छीन लेता है, जिसके कारण किसान लाखों लोग भूखमरी से मौत हो गई। मतलब ये भी जबरन कृषि, सामूहिक कृषि लेकर आता है और इस कृषि के माध्यम से लोग किसानों का जमीन छीन लेता है। आगे है व्यक्तिगत पंथ। स्टालिन ने अपने व्यक्तिगत का एक पंथ कल्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी बनाया।
जिसमें उन्हें एक महान नेता के रूप में चित्रित किया गया और उनकी आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया गया है। स्टालिन युग सोवियत इतिहास का एक जटिल और विवादास्पद रहा है। उनके नेतृत्व में सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य शक्ति का विभाग हासिल हुआ, लेकिन इसके साथ ही लाखों लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। मानव का जो फंडामेंटल राइट होता है, मानव को जो अधिकार होता है, उस सब इसके शासनकाल में उल्लंघन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर का विघटन। रसिया का जब विकास होने लगा तो रसिया यूएसएसआर को विभाजन किया गया। सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों में भूमिका निभाई और विघटन के मुख्य कारण इस प्रकार थे। आर्थिक समस्या। सोवियत अर्थव्यवस्था 1980 के दशक में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही थी। अर्थव्यवस्था 1980 के दशक में रसिया की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। केंद्रीकृत योजना, सेंट्रलाइज प्लानिंग असक्षम साबित हो रही थी, मतलब सफल साबित नहीं हो रही थी। उपभोक्ता वस्तुओं का कमी थी और जीवन स्तर में गिरावट आ रही थी। मतलब रसिया का अर्थव्यवस्था जो है ना, रसिया का इकोनॉमिक्स बहुत ही खराब होते जा रही थी। वहां का जो है ना हालात धीरे धीरे बदतर हो रहा था। राजनीतिक स्थिरता। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट, फ्लापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन नामक सुधारों की शुरुआत की। लेनिन ये सुधार सोवियत प्रणाली को स्थिर करने में विफल रहे। ग्लासियर ने राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और सरकारों को आलोचना को भी बढ़ावा दिया। आगे है राष्ट्रवादी आंदोलन। सोवियत संघ के भीतर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग रखी। सोवियत संघ के अंदर जो लोगों को लग रहा था कि हम पे शोषण किया जा रहा है, लोगों को लग रहा था कि हम पे शोषण कर रहा है सरकार, तो वे लोग रास्ता पे आते हैं और अपनी आजादी मांगते हैं। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागरूक होता है और अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए जो है ना सरकार से लड़ाई लड़ने लगा। सोवियत के भीतर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग रखी। बाल्टिक राज्य, बाल्टिक जो सागर था, वो बाल्टिक जो राज्य था, जैसे में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन सबसे मौजूद थे, लेकिन यूक्रेन, बेलारूस और अन्य गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा मैप को अगर देखा जाए, मैप दो और देखा जाए तो थोड़ा मैप को देखिए जाए। ये है, देख लीजिए, ये जितना है द फेल ऑफ द यूएसएसआर। 31 years ago in 1991, the Soviet Union cassette the exit but of the Chinese event leading up to line collapse was the motion 6 years the yearly by the sweeping the reforms the Mikhail Gorbachev। अब ये रूस है, ये क्या है, रूस है। अब देखिए कौन कौन देश कब कब बढ़ता है। पहला है लुथानिया, गार्गिया, इस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन है, बेलारूस है, मोल्डोवा है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। ये 14 गो देश ऐसे हैं जो है ना सोवियत संघ से, रसिया से स्वतंत्र होना चाहता था और इनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा जोर शोर से प्रभावित हो रहा था कि हमें आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए। 1991 में ये देश और रसिया से टूट जाता है, अलग अलग देश कहलाने लगता है। द थ्री बाल्टिक स्टेट, मतलब जो बाल्टिक स्टेट, यहाँ पे बाल्टिक क्षेत्र है, बाल्टिक सागर पड़ता है। बाल्टिक स्टेट डिड नॉट ज्वाइन द CISS while the Ukraine was one of the founding member of the Commonwealth of the Independent States CIS. It never the ratified of the character. I did not join the Collective Security Treaty Organization CSETO। अब सेटो आता है सेंट्रल है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेस इट इज द डिजायर टू ज्वाइन द नाटो। मतलब ये सब देश क्या चाहता था कि नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहता था।
After movement of build up troops, Russia launched in invasion of the Ukraine of the February 24 फरवरी 2022। 2022 में यूक्रेन में रसिया में शामिल होना चाहता था। हालांकि ये जितने देश है 14 देश वो सब नाटो में शामिल हो चुका था। बाकी यूक्रेन की अगर बात किया जाए तो यूक्रेन की मैटर 24 फरवरी 2022 में यह मैटर आता है कि भाई नाटो में ज्वाइन करेंगे हम। आगे कह रहा है कि 1991 का तख्ता पलट। अगस्त 1991 में कट्टरपंथी कम्युनिस्ट ने गोर्बाचोव को हटाने और सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। यह तख्ता पलट विफल रहा, लेकिन इसने सोवियत संघ की कमजोरी को उजागर कर दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दे दिया गया। आगे कह रहा है कि बेलारूस और रूस और यूक्रेन द्वारा घोषणा। 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस देखिए, बेलारूस रूस है, यूक्रेन है, नेताओं ने बेलारूस में मुलाकात की और घोषणा की कि सोवियत संघ अब मजबूत नहीं है, इन्होंने स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल की स्थापना करना चाहिए। मतलब यहीं से देखिए, यहीं से जो है ना सोवियत संघ के विघटन का रास्ता साफ हो जाता है कि अब सोवियत संघ बिघट जाएगा, सोवियत संघ टूट जाएगा। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ आधिकारिक रूप से विघटित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मतलब सोवियत संघ अब विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, यूएसएसआर विघटन हो गया, यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया और 15 देश निम्न प्रकार है। चलिए हम देखते हैं 15 देश। पहले आर्मीनिया पहला देश है। चलिए आर्मीनिया कहाँ है थोड़ा देख लेते हैं। आर्मीनिया यहाँ पे है, देखिए आर्मीनिया यहाँ पे है। दूसरा है अजरबैजान। चलिए थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं। अब कह रहा है पहला है आर्मीनिया। आर्मीनिया यहाँ पे है, देखिए ये आर्मीनिया का नक्शा है। दूसरा है अजरबैजान। अजरबैजान उसी के बगल में होगा, यही है अजरबैजान, देख लीजिए दूसरा देश। तीसरा है बेलारूस, चौथा है एस्टोनिया, पांचवा जॉर्जिया और छठा है कजाकिस्तान, सातवां है किर्गिस्तान और आठवां है लातविया। लातविया देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे लातविया है, यहाँ पे क्या है, ये लातविया है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे लातविया, के बाद लिथुआनिया है। लिथुआनिया की अगर बात किया जाए तो लिथुआनिया को देखिए, लिथुआनिया होगा इधर, लिथुआनिया को खोजिए, लिथुआनिया है, समझ जाइए। इसके बाद मालडोवा है। मालडोवा देखिए कहाँ गया, मालडोवा यहाँ है। मालडोवा देखिए कितना है, सॉलिड सब देश मिल रहा है, मालडोवा है। रूस है। अब जो रेड वाला जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो पूरा दुनिया के सबसे बड़ा देश है, जो रेड वाला इलाका है यहाँ से यहाँ तक, ये सब रूस का ही क्षेत्रफल है। ये सब क्या है, रसिया है। ये सब रसियन है, ये सब क्या है, रसियन है। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है। और तजाकिस्तान देखिए, तजाकिस्तान यहाँ पे है, तजाकिस्तान। इसके बाद देखा जाए तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे है। इसके बाद यूक्रेन। अभी यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन यही है जो यहाँ पे काला सागर पड़ता है, काला सागर के कारण यहाँ खनिज भंडार अधिक होने के कारण यहाँ जो है ना रसिया यूक्रेन के क्षेत्रों पे दबाव बनाना चाहता है, यूक्रेन को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता है। और 15वां देश है उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के देखिए, उज्बेकिस्तान ये है और किर्गिस्तान यहाँ पे। ये 15 देश ना। और गार्गिया यहाँ पे लिए, जॉर्जिया यहाँ पे लिए, जॉर्जिया यहाँ पे हो गया। और ये बेलारूस हो गया, रसिया ही हो गया पूरा। अब एक 15 देश जो है ना, 15 देश यूएसएसआर से विघटन हो जाता है 1991 में। और इसी में आगे पढ़ना पड़ेगा, शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है आपको। शीत युद्ध क्वेश्चन पूछेगा कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध क्या होता है,
कहिएगा शीत युद्ध का मतलब होता है वैसा युद्ध जब दो देशों के बीच में युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है, ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। युद्ध नहीं होगा लेकिन युद्ध की संभावना बनी रहती है। जैसे अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान में हमेशा 24 आवर युद्ध की स्थिति बनी रहती है, ऐसे युद्धों को हम शीत युद्ध कहते हैं। मतलब दो 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 देशों के बीच में युद्ध की संभावना बनी रहती है। युद्ध की संभावना बनी रहती है, उसे शीत युद्ध कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। जैसे अगर देखा जाए, जैसे अमेरिका और रूस का हालात, अमेरिका और रूस का हालात देखा जाए तो अमेरिका और रूस के बीच में हमेशा जो है ना युद्ध की संभावना बनी रहती है। ऐसे युद्धों को, युद्ध होगा नहीं लेकिन युद्ध की संभावना बनी रहती है, ऐसे युद्धों को हम क्या कहेंगे भैया? ऐसे युद्ध को हम क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपके चेका क्या है? क्वेश्चन पूछेगा चेका क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन क्वेश्चन पूछेगा किसने किया था? आगे प्रश्न पूछेगा आपसे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोवियत संघ का विघटन कब होता है? सोवियत संघ का विघटन कब होता है? इसके बाद रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? इसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा चेका एक क्या है? चेका एक प्रकार के गुप्त पुलिस संगठन है। चेका गुप्त पुलिस संगठन है। गुप्त पुलिस क्या है? संगठन है। चेका एक प्रकार के गुप्त पुलिस संगठन है। दूसरा है वार एंड पीस, टोटोस्की ने रचना किया है। लाल सेना का गठन टोटोस्की। रूस में जार का अर्थ अगर देखा जाए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ होता है? रूस में ही होता है। सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में होता है, 1991 में होता है। 15 देशों में और 1991 में होता है। इसके बाद रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत होता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लेनिन का मृत्यु क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा 1924 में। क्वेश्चन पूछेगा एनईपी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1921 में आता है। क्वेश्चन पूछेगा स्टालिन की मृत्यु तो कहिएगा 1953 में 1953 में इसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि चेका क्या है तो कहिएगा ये गुप्त पुलिस संगठन है। क्वेश्चन पूछेगा वार एंड पीस तो कहिएगा टोटोस्की ने रचना किया है। लाल सेना का गठन कहिएगा टोटोस्की ने ही रचना किया है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही होता है। सोवियत संघ का विघटन कहिएगा 1991 में। कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में होता है। जार एलेंडर। रूस में जार का अर्थ क्वेश्चन पूछेगा तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का क्या होता है? सम्राट होता है। तो एक क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनती है ना। लेनिन का मृत्यु क्वेश्चन पूछेगा तो 1921 में। एनईपी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कब आता है? 1921 में। कौन लेकर आता है? लेनिन चाचा लेकर आता है। स्टालिन की मृत्यु कब होता है? 1953 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये रूस का सम्राट होता है भैया। इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। जितना मैंने करवाया है आज आपके एग्जाम में आप आज का जो जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो फारू टॉपिक है। फारू टॉपिक मतलब यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे ताकि आपका तैयारी एक ग्रेड हो सके। आपका तैयारी करने के दिन रात यहाँ पे हम रह रहे हैं ताकि आपको तैयारी में, आपकी सफलता में कोई रुकावट ना आए। जब आपका रिजल्ट आएगा
तो यहाँ पे आप एक बार जरूर आप हमसे भेंट करने आइएगा, हम अपने तरफ से आपको मिठाई खिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और हम यही कहेंगे कि आप पढ़ाई करते रहिएगा, आप पढ़ाई कीजिए मत। आप दुनिया क्या करे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट हम लेकर चले हैं भैया 450 प्लस। आपका टारगेट हम लेकर चले हैं 450 प्लस। कहते हैं न संघर्ष नहीं न तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष नहीं न तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऐसा जोश और जज्बा रखिए अपने स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।